प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार क्लास में, ऑफलाइन बैच में जो आपका एग्ज़ाम होने हुआ था उसके पेपर को एनालिसिस करेंगे और उसमें हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। सोचे कि क्लास में डिस्कस करवा देंगे, लेकिन सोचे कि क्लास में हम कॉन्सेप्ट अपना पढ़ लेंगे और आके यूट्यूब पे अपना पेपर एनालिसिस कर लेते हैं। तो आओ देखते हैं, समय ना व्यतीत करते हुए और अपना एग्जाम पेपर की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? बाबू फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, शाक देते हैं, यानी कि ये क्या है, एक तरह से हम लोग हमारे लिए क्या है, मनुष्य के लिए हरे पेड़ पौधे क्या हो सकते हैं? उत्पादक है। तो आप इसका एक का ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? एटीपी का पूरा नाम ध्यान रखिएगा, बड़ी बोर्ड में और बहुत सारे एग्जाम में पूछ दिया जाता है सीधे सीधे कि एटीपी का पूरा नाम बताइए। तो एटीपी का पूरा नाम क्या होगा बाबू? माफ करिएगा, डीएनए दिया दूसरा का क्वेश्चन में। तो चलो पहले एटीपी का पूछ देते हैं, बता ही दिए तो एटीपी बताते हैं। दूसरा का क्वेश्चन डीएनए था, तो एटीपी का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखो बच्चा गलत लिख दिया है, उसी के ऊपर रहा था। और पुरुषों में जैसे कि होता है कि पुरुषों का लिंग हार्मोन होता है, उसमें ऑप्शन इसमें था आपका एक्स वाई, ऑप्शन ए हो जाएगा। पुरुषों में लिंग हार्मोन होता है, इसमें क्या ऑप्शन होगा? एक्स वाई, ए हो जाएगा। और कौन सी ग्रंथि वृद्ध हार्मोन स्रावित करती है? तो इसमें जैसे कि वृद्ध हार्मोन, माफ करिए कैमरा ही, वृद्ध हार्मोन हो जाएगा आपका पीयूष ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है आपकी वृद्ध हार्मोन स्रावित करती है, जिसके कारण हमारी हाइट बढ़ती है और शरीर में बहुत सारे अंग ग्रोथ करते हैं। तो ये था पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि जैसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि करता क्या है? पिट्यूटरी एक ग्रंथि होता है जो वृद्ध हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन स्रावित करता है। और हार्मोन्स के बारे में और ग्रंथि के बारे में, ग्लैंड के बारे में आप लोग को बता दिए हैं। और नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो देखो, एक बच्चा का हमने पेपर लिया है, उसने मार दिया है 22 नहीं होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। ऑप्शन ये आपका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव हृदय का औसतन प्रकोष्ठन दाब होता है। तो इसमें ऑप्शन 4 गो है, तो इसमें बाबू ऑप्शन होगा 120 mmHg। जैसे इसका रेशियो होता है, रक्तदाब का रेशियो होता है 120/80 mmHg में होता है। इस बात को हम क्लास में खूब डीपली पढ़ाए हैं और बताए भी हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोएम उत्तरदायी होता है। तो आपको बहुत ही क्लास में बहुत ही बारीकी से हमने बताया था कि जाइलम और फ्लोएम ये क्या होते हैं बाबू? एक के उत्तर के प्रकार में आते हैं जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम इंसान में नहीं पाया जाता है, बल्कि ये पाया जाता है पौधों में, पेड़ पौधों में। और जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? तो जाइलम आपको क्लास में बताए भी थे, जाइलम पहले जो आ रहा है, यानी कि जाइलम पेड़ पौधे में जल का वहन, जल का कार्य डिपार्टमेंट दे दिया गया उसको, यानी कि जल का वहन जाइलम करता है। और फ्लोएम कौन सी करता है? फ्लोएम एफ आता है, यानी फूड, फूड मतलब भोजन। तो जो भी है कि भोजन का संवहन पौधों में कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो यही था, जाइलम और फ्लोएम, विशेष बातें नहीं होती। तो आप खुद से सोच सकते हैं, जैसे तरीका बता दिया, जो पहले आ रहा है जाइलम यानी जल का वहन करेगा। तो ये तरीका होता है याद रखने का, और आप लोग यही गलत कर देते हैं। तो जाइलम जल यानी कि जल का वहन करता है। तो जल कहाँ से आएगा? पौधों में जड़ से ही आएगा। तो दूसरा का अंतर अगर पूछ देगा बोर्ड एग्जामिनेशन में कि जाइलम और फ्लोएम अंतर स्पष्ट करें, तो पहला अंतर तो आप यही लिख सकते हैं कि जाइलम जल का वहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है कि फ्लोएम जो होता है पौधों में, पेड़ पौधों में आपको फूड मतलब भोजन का वहन करने का काम करता है। तो जल का वहन कैसे होता है? जड़ से ही पेड़ पौधे जल लेते हैं। तो जल का वहन पेड़ पौधों में जड़ से पत्तियों की तरफ होता है, दूसरा का अंतर हो गया। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम पत्तियों में भोजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? पत्तियों में। तो पत्तियों में भोजन बन के पूरे तना में और शाखाओं में चली जाती है। तो दूसरा का अंतर इसे आप लिख सकते हैं, आपको क्लास में बता भी दिए थे। चलो, और अगला क्वेश्चन था, HCl कहाँ से स्रावित होता है? यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में कहाँ से स्रावित होता है? तो आपको हम बताए थे कि हमारे अमाशय की भित्ति से HCl अम्ल स्रावित होता है। इस क्वेश्चन को हम बता दिए थे और कॉन्सेप्ट भी इसका करवा दिए थे, तो आपको पता होना चाहिए। चलो, और स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन था कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो बाबू इस क्वेश्चन को हमने ऑब्जेक्टिव में करवा दिया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार इमिलेश लार में पाया जाता है, और इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। और उसके बाद बाबू सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 2 नंबरिया क्वेश्चन था, और ये पूरा बोर्ड में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो अब देखते हैं कि क्या इसका उत्तर हो सकता है, और आपको स्क्रीन पे हम दिखा देंगे। इसका ये आंसर होगा, इसका आंसर होगा। आपको नहीं लिखे होंगे तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। तो लिखा हुआ है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, यानी कि हमारे पेट में जो अमाशय होता है उसमें अम्ल की क्या भूमिका है। तो हमारे अमाशय की भित्ति से, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लिखा देते हैं, हमारे अमाशय की भित्ति से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अम्ल स्रावित होता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। और ये शॉर्टकट बता दे रहे हैं कि ये क्या कर देता है, पेप्सिन एंजाइम जो हमारे बॉडी में रिलीज होता है, यानी पेप्सिन एंजाइम जो हमारे शरीर में
निकलता है तो उसकी सक्रियता को, एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और पेप्सिन एंजाइम क्या करता है कि हमारे शरीर में भोजन जब करते हैं तो भोजन के साथ बहुत सारे कीटाणु चले जाते हैं शरीर में, तो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है कि भोजन के साथ आने वाले कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। तो यही कभी कभी तो यही क्वेश्चन सीधे सीधे बोर्ड में पूछ देता है कि भोजन के साथ आने वाले कीटाणुओं को कौन नष्ट करता है। तो यही होता है, जैसे कि यही क्वेश्चन था कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। तो यही भूमिका होती है कि बाबू जैसे ही भोजन करते हैं तो हमारे आमाशय की भित्ति से भोजन में क्या होता है कि HCl अम्ल स्रावित होकर मिल जाता है, और हम उसके बाद क्या होता है कि पेप्सिन एंजाइम की सक्रियता को बढ़ा देता है, और भोजन के साथ आने वाली कीटाणुओं को पेप्सिन एंजाइम क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन था जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखें। तो जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर हो सकता है, अभी आपको बताया कि ज से जल और एफ से फूड हो सकता है, यानी कि पौधों में जल, जाइलम जल यानी जल आ रहा है ना, पहले तो आप ऐसे याद कर लीजिए, जल यानी कि पौधों में जल का वहन करता है जाइलम, और एफ मतलब फूड, फूड मतलब भोजन, यानी कि भोजन का वहन कौन करता है, फ्लोएम। एक अंतर ही हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 अंतर देते। और जड़ से जल को पत्तियों तक पहुंचाता है कौन, जाइलम, और भोजन को पत्तियों से लेकर सभी शाखाओं और तनों में और सभी पेड़ पौधों के भागों में पहुंचाता है कौन, फ्लोएम। तो 2 को डिपार्टमेंट बांट दिया, किसको, जाइलम और फ्लोएम को। तो आओ अगला क्वेश्चन था कि जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की क्यों सलाह दी जाती है, हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की क्यों सलाह दी जाती है। तो आप पहले के ज़माने में देखते थे कि किसी को घेघा रोग हो जाता था, यहाँ पे पास में इतना बड़ा बड़ा ऐसे घेग टाइप का, यानी कि बड़ा बड़ा ऐसे ग्रंथि फूल जाती थी, और लोग उसको बोलता था कि घेघा रोग हो गया, इसको घेघा रोग हो गया था। और हमारे समाज में लोग उससे हीन दृष्टि से देखते थे। आखिर घेघा रोग हो क्यों जाता है, और यही क्वेश्चन है बोर्ड में पूछ देता है कि हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो हमें इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है, जो भी हमारा बाबू थायराइड ग्रंथि होता है ना, तो अब ग्रंथि क्या होता है, ग्रंथि बाबू एक ग्रंथि का कार्य होता है कि हार्मोन्स को स्रावित करना। और हार्मोन्स क्या होता है कि ग्रंथियों द्वारा स्रावित एक विशिष्ट रसायन होता है जो हमारे शरीर के अन्योन्य क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है, जैसे हंसने के लिए भी, रोने के लिए भी, गुस्सा करने के लिए भी, सारी कामों में हार्मोन्स हमारे शरीर में उत्तरदायी होते हैं। हम हंसते हैं, उसका भी रीजन हार्मोन्स ही होता है। तो नेक्स्ट टाइम का जैसे क्वेश्चन था कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। माफ करिएगा, आयोडीन युक्त हमें नमक खाने की क्यों सलाह दी जाती है। तो हमें इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है, जो कि हमारा थायराइड ग्रंथि होता है और वो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए सहायक कौन हो जाता है, आयोडीन शरीर में रहेगा तो थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में सुविधा होती है, मदद मिलती है। और जो भी हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, और जो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होती है, उसको जो यहाँ पे हमारी ग्लैंड रहती है, ग्रंथि रहती है, उसको अत्यधिक मेहनत करना पड़ता है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। और जब अत्यधिक मेहनत करना पड़ेगा तो उसका हार्मोन्स क्या होता है, वहाँ पे माफ करिए ग्रंथि उसका फूल जाता है, ग्रंथि पे ज़्यादा दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो ग्रंथि फूल जाता है। और इतना आप तो अभी नहीं, लेकिन पहले के ज़माने के लोग को, आज से कम वही 10-20-30 साल पहले के लोगों को बहुत सारे, आप शायद हो सकता है कि आप देखे होंगे, तो फूल जाता है और ग्रंथि वहीं पे उसको बोल दिया जाता है कि घेघा रोग हो गया। इसीलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है, ताकि हमारी थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में कम मेहनत करना पड़े, यानी कि प्रेशर उस पर कम लगे। जो ही आयोडीन की कमी होगी तो हमारे शरीर में क्या होगी कि थायराइड ग्रंथि की फूल जाएगी, हमारी घेघा रोग में धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन देने के लिए सलाह क्यों दिया जाता है, इंसुलिन के इंजेक्शन। तो होता क्या है कि मधुमेह के रोगी या डायबिटीज पेशेंट्स कह सकते हैं, मधुमेह हमारे यहाँ तो चिनिया रोग भी बोला जाता है। तो यानी कि इसमें होता है कि आप जो भी चीनी वाला, जैसे शर्करा वाला, ग्लूकोज वाला चीज़ खाइएगा तो सीधे आपके शरीर में पचे हुए, बिना पचे आपके ब्लड में मिल जाते हैं। और धीरे धीरे होता क्या है कि आपके शरीर में धीरे धीरे चीनी की मात्रा, यानी कि शुगर की मात्रा धीरे धीरे, शर्करा की मात्रा धीरे धीरे ब्लड में बढ़ते जाती है। और बताइए कि जिसके शरीर में बिना चीनी घुले हुए, शर्करा घुले हुए, ग्लूकोज घुले हुए सीधे उसके ब्लड में बढ़ते जाए बिना पचे हुए, तो उसका शरीर ही बुझेगा कि उसको क्या हो रहा है। इसीलिए हमें इंसुलिन की इंजेक्शन दे दिया जाता है, ताकि हमारे शरीर में कुछ हद तक, कुछ समय तक हमारे शरीर में चीनी की जो शर्करा है वो नियंत्रित हो सके और पच सके। इसीलिए हमें मधुमेह रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन देने के लिए सलाह दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना तक समझ में आया होगा। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन छूट गया, तो यही क्वेश्चन था, एक लास्ट क्वेश्चन छूट गया था हमारा कि रक्तदाब किसे कहते हैं, रक्तचाप किसे कहते हैं। क्वेश्चन एक ही है, 2 तरीक़ा से पूछ सकता है। तो रक्तचाप या रक्तदाब किसे कह सकते हैं, जब हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, रक्त प्रवाह के दौरान हमारे शरीर के धमनी एवं शिराओं पे दबाव लगता है, धमनी एवं शिराओं पे दबाव लगता है। तो वही बात है, जब हमारे शरीर में, तो शरीर में रक्त कहाँ प्रवाहित होते हैं, वही बाबू। तो जब रक्त प्रवाह के दौरान हमारे शरीर में धमनी एवं शिराओं में होगी, तो धमनी एवं शिराओं में उसके भित्ति पे रक्त का प्रेशर लगता है, और जो प्रेशर लगता है उसी को हम रक्तदाब कहते हैं। और सीधा सीधा डीपली आपका डिफिनेशन स्क्रीन आपके बोर्ड पे दिख गया होगा और दे देंगे, और आप उसको लिख याद कर लीजिए। तो देखो, रक्तदाब 2 तरीका से होता है, गैस्ट्रोलिक, सिस्टोलिक, और दूसरा जो होता है, जो पहला होता है सिस्टोलिक होता है, दूसरा डायस्टोलिक होता है। तो इन दोनों का रेशियो जो होता है बाबू 120/80 mmHg में होता है। तो जिसका ऊपर नीचे रहता है तो डॉक्टर आपको देखते हैं कि वही नाप के चेक कर लेता है कि आपका इस रेशियो से कितना अप डाउन आपका ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्तदाब आपका ऊपर या नीचे कितना कम या ज़्यादा है।
तो इसी से डॉक्टर बता देता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो है कि ज़्यादा है। तो वही 120/80 mmHg में होता है, इसका यूनिट होता है और इसको माप लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिलहाल के जय हिंद और बाय बाय। और आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं कमेंट करके नीचे लिख दीजिए।